इनकम फ्रॉम सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के वीडियोस की श्रृंखला में आज का अपना वीडियो है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। जब कोई फैक्ट्री में या किसी कंपनी में किसी कर्मचारी को किसी वजह से जॉब से उसके समय से पूर्व ही हटा दिया जाता है तो कुछ नियमों के तहत उसकी इस नौकरी की क्षति की पूर्ति के लिए कुछ राशि दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्षतिपूर्ति। इनकम टैक्स लॉ में क्षतिपूर्ति के अलग अलग नियम है। कुछ परिस्थितियों में पूरा कर मुक्त होता है, कुछ में कम कर मुक्त होता है, किसी में होगा, किसी को नहीं होगा। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्षतिपूर्ति के क्या क्या नियम इनकम टैक्स लॉ में दिए गए हैं। उसमें पहला पॉइंट है, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किसी भी नाम से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्णतः कर योग्य होगी। अगर नॉर्मल कोर्स में दिए आपको क्षतिपूर्ति मिलती है तो क्षतिपूर्ति किसी भी नाम से हो वो अपनी पूर्णतः कर योग्य होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। पहला, यदि कर्मचारियों की संख्या में कमी, जिसको हम छटनी बोलते हैं, या उद्योग बंद होने की वजह से आपको नौकरी से हटाया गया है और फिर कोई राशि आपको मिलती है तो आपकी इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन 3 राशियों की गणना करेंगे। जो सबसे कम होगी वो हमारी कर मुक्त होगी, शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। ये कर मुक्ति हम कब निकालेंगे? जब कर्मचारियों की संख्या में कमी यानी छटनी की वजह से अथवा उद्योग बंद होने पर नौकरी से हटाने की वजह से आपको क्षतिपूर्ति मिलती है तो हम इन 3 राशियों की गणना करेंगे। जो सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी, शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। इसमें पहली है आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है, और आखिरी है मैक्सिमम सीमा 5 लाख रुपए। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको निकालना है धारा 25 FB के अकॉर्डिंग। अब राशि निकालेंगे, इसमें अपन लेंगे आखिरी 3 माह का मौद्रिक वेतन। जो 3 माह का वेतन है ये अपना मौद्रिक वेतन है। मौद्रिक मतलब कोई भी राशि जो आपको कैश के फॉर्म में मिली है, और ये मौद्रिक भी सकल होगा। सकल मतलब शुद्ध राशि नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको सकल राशि, जैसे HRA आपको मिल रहा है तो HRA का जैसे कुछ राशि कर मुक्त होती है तो यहाँ पे कर मुक्ति नहीं, जितनी राशि हमें प्राप्त हुई है उतना ही हमें यहाँ पर भत्ता शामिल करना है। कोई भत्ता पूर्णतः कर मुक्त है तो भी हमें शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पे सकल राशि, सकल मौद्रिक वेतन यानी कोई भी वेतन जो कैश के फॉर्म में मिला है और जितना मिलना चाहिए था वो हम शामिल करेंगे, जितना कर योग्य है उसको शामिल नहीं करेंगे। इंटू 15 यानी 15 दिन की अपन सैलरी लेंगे, डिवाइडेड बाय तुरंत पिछले 3 महीने की जो सैलरी ली अपने लिए आखिरी 3 महीने की। तो इन आखिरी 3 महीने कौन से हैं, उन 3 महीनों में जितने दिनों की संख्या होगी उससे आपको डिवाइड करना है इंटू सेवा अवधि के वर्ष। सेवा अवधि वर्ष में वही ध्यान रखना है आपको। अवधि यदि आपकी 6 माह से अधिक है तो उसको अपन 1 साल मान लेंगे, 6 माह या उससे कम है तो उसको अपन छोड़ देंगे। इस पॉइंट को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या क्या लेना है, हमें लेना है नौकरी से हटाए जाने वाली तिथि से तुरंत पिछले 3 महीने का सकल मौद्रिक वेतन। कर योग्य नहीं आएगा, सकल मौद्रिक वेतन आएगा, इंटू 15 अपॉन जिन 3 महीने का वेतन लिया है उन 3 महीने के दिनों की संख्या से आपको डिवाइड करना है, इंटू सेवा अवधि के वर्ष, जिसमें 6 महीने से अधिक की अवधि को हमको 1 वर्ष मान लेना है। इसको दूसरे फॉर्म, इसमें 2 चीज़ मौद्रिक होते हुए शामिल नहीं होगी, वो है आपकी बोनस और ग्रेच्युटी। और इसके अलावा कर्मचारी कल्याण के लिए आपने यदि कोई कोष स्थापना पर की है तो ये 3 चीज़ कैश होते हुए भी इनको छोड़ देंगे, बाकी सब शामिल करना है इसमें आपको। यानी नॉर्मल कोर्स में क्या क्या आएगा इसके अंदर, इसमें बेसिक सैलरी आएगी, सारे भत्तों की प्राप्त राशि आएगी, कर योग्य नहीं प्राप्त राशि, प्लस कमीशन दोनों तरह का आएगा। यदि सुविधाएं आपको कैश के फॉर्म में मिलती है, मतलब एक तो होता है कि आपको मकान रहने के लिए दे दिया खुद के पास से, एक है आपको किराए पे लेके रहने के लिए दिया है। तो किराए पे लेके रहने के लिए दिया है तो जो किराया चुकाया होगा वो शामिल करना है। मतलब स्वयं के साधनों से दिया है तब तो सुविधाएं नहीं आएंगी, लेकिन किराए पे लेके आपको दी है तो सुविधाएं भी आपको इसमें शामिल करनी है। डीए यहाँ पे हमेशा शामिल होगा। और इसमें अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति है, इसके अलावा कुछ और राशि जो कैश में मिल रही है वो आपको इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो ये सब चीज़ें शामिल करनी है हमको आखिरी 3 महीने की। वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, भत्तों एवं सुविधाओं की कुल मौद्रिक राशि शामिल करनी है, ना कि कर योग्य राशि। यदि वेतन मासिक है तो पिछले 3 महीने का लिया जाएगा। यदि साप्ताहिक है, यदि कर्मचारी को सैलरी वीकली मिलती है तो फिर पिछले 4 सप्ताह का औसत लेंगे, और यदि दैनिक डेली मिलती है तो फिर हम पिछले 12 दिन का औसत लेंगे। 3 महीने का औसत निकालते समय हमें 3 महीने के दिनों की संख्या से भाग देना है। 4 सप्ताह का है तो 4 सप्ताह के दिनों की संख्या से भाग देना है। 12 दिन में आपको 12 दिन का भाग देना ही है। अब एक एग्जांपल लेके देखें जिसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ श्री घनश्याम राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री में 1 मई 2010 को लिपिक नियुक्त हुए,
जिन्हें 15 जून 2022 को हटा दिया, यानी इसने 1 मई 2010 से 15 जून 2022 तक नौकरी की है। तो हम देखें तो यहाँ पे आपने नौकरी की है 12 साल और 1.5 महीना। तो 1.5 महीना तो 6 महीने से छोटा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस है वो आपकी आएगी 12 साल। दूसरी सूचना है हमें राशि प्राप्त हुई है, तो पहली पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो हमारी वास्तविक प्राप्त राशि है वो यहाँ पर दे रखी है हमें 18,000 रुपये। दूसरा पॉइंट हम लेंगे आखिरी 3 महीने का वेतन। तो आखिरी 3 महीने कौन कौन से हैं, आपको हटाया गया है इसके अंदर जून के अंदर, तो 3 महीने आपके आ जाएंगे मई, अप्रैल और मार्च। तो मार्च के 31 डेज़ होंगे, अप्रैल के 30 डेज़ होंगे और मई के 31। ये टोटल आपको 92 डेज़ से डिवाइड करना है। सैलरी लेनी है पिछले 3 महीनों की। यहाँ लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 को सैलरी थी आपकी 2300 रुपये, परंतु इससे पहले 1 अप्रैल से 2300 रुपये है, इसके पहले 2000 थी। हमें सैलरी लेनी है मार्च, अप्रैल और मई की। तो अप्रैल में सैलरी 2300 है, मई में 2300 है और इससे पहले यानी मार्च में कितनी है हमारी 2000। तो यहाँ 3 महीने की सैलरी आपकी आ जाएगी 2000 प्लस 2300 प्लस 2300। इसके अलावा प्रश्न में किसी भत्ते की सूचना है नहीं जो हमको जोड़ना है यहाँ पर। इसको डिवाइड कर देंगे 92 डेज़ से इंटू 15 इंटू सेवावधि के वर्ष कितने थे हमारे 12। और तीसरा है हमारी मैक्सिमम सीमा यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा 18,000, दूसरा पॉइंट सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 12,913, तीसरा है 5 लाख। सबसे कम राशि है हमारी 12,913, ये हमारी कर मुक्त हो जाएगी, शेष राशि हमारी कर योग्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कर मुक्ति क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन की। इसको और आगे प्रैक्टिस करके देखना, कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। तरीका वही है अपना जो मैंने पहले बताया था। पहले आप जो नोट्स मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं, या तो इन हैंड रिटन नोट्स को या फिर आपकी बुक्स में पहले आप असेसमेंट ईयर, चूँकि ये नोट्स मैंने लास्ट ईयर बनाए हुए हैं तो पिछले साल के अकॉर्डिंग है, आपको पहले इसको करंट ईयर जो भी अपना चल रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 उसके अकॉर्डिंग पहले हमें इस नोट्स को बुक से चेक करना है और उसको अच्छे से याद करके समझ के फिर हमें क्वेश्चन ट्राई करने हैं। यदि आपको रूल्स ढंग से याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। इनकम टैक्स में यही है, पहले आपको रूल्स अच्छे से याद करने हैं, समझने। रूल याद होंगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल्स यदि आपको याद नहीं है तो आप बार बार अटकेंगे और आपको दिक्कत आएगी। अभी तो मैं फिर भी 1 बाय 1 पॉइंट समझा रही हूँ। आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें सारे नियम एक साथ याद रखने हैं, यानी भत्तों की क्या होंगे, सुविधाओं की क्या होंगे, क्षतिपूर्ति का क्या होगा, ग्रेच्युटी का कैसे करेंगे। तो बेटर है आप 1 बाय 1 जितना गैप में आपको दे रही हूँ उस गैप में आपको पुराने सारे नोट्स को बार बार याद करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है, उनके एग्जाम्पल ट्राई करने हैं ताकि वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको नोट्स भी अच्छे से याद आ जाए। तो जो गैप आपको वीडियोस के बीच में मिलता है उस गैप में आपको टाइम ये नहीं सोचना कि मैंने आपको गैप दिया है तो उसमें कुछ और करना है। कुछ और करने के साथ साथ अपने को पिछले नोट्स भी बार बार रिवाइज़ करने हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।